बच्चों, इतिहास को जानो श्रृंखला में आज लेके आई हूँ एक नया विषय और एक नया टॉपिक जो आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। वो टॉपिक है आज हरेक वंश के बारे में। तो हरेक वंश क्या था, कैसे बना था, कौन कौन से शासक हुए, उनकी क्या विशेषताएं रही, इनको थोड़ा सा जानेंगे आज हम लोग। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला मगध वंश पे शासन करने वाला जो पहला शासक था उसको बोला जाता है हरेक वंश। ऐसे तो हरेक वंश ऐसे कि माना जाता है कि मगध में जो पहले शासक के रूप में उत्कर्ष जो देखा जा सकता है कि बोला जाता है बृहद्रथ वंश को, लेकिन हाँ उतनी प्रामाणिकता नहीं है उसकी और उतनी विशेषताएं नहीं थी उसमें। लेकिन हरेक वंश ये जो वंश था ये एक कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक जिसका पहला शासक हुए और उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार को हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक या मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने एक सुदृढ़ तरीके से सेना स्थापित की। तो बिंबिसार का पहला सॉरी हरेक वंश का जो पहला शासक होगा उसका नाम रहेगा क्या, बिंबिसार। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किसको, बिंबिसार को। तो बिंबिसार का अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें या चीजों को देखें या जानने का प्रयास करें तो बिंबिसार एक ऐसा शासक था जो कि अपने राज्य विस्तार के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध को पे ज्यादा बल दिया। और ऐसे तो कई सारे जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में माना जाता है कि बिंबिसार ने 500 शादियां की थी, 500 रानियां थी उसकी, बट 3 शादियों का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। और उन्होंने राज विस्तार इस तरह से कि जिससे भी शादी किया उसके क्षेत्र को उनको दहेज में मिला। तो मगध का साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे फैलता चला गया। तो जैसे कि आप देखोगे कि कौशल की रानी से विवाह किया तो कौशल महाजन पद उनको मिला, का क्षेत्र मिला कुछ। जैसे कि चेल्ला से विवाह किया, मध्य देश की राजकुमारी थी। क्षमा से विवाह किया तो उनको वहां का क्षेत्र मिला, है ना। तो प्रसेनजित की पुत्री से विवाह करेंगे कौशल से तो उससे जो विवाह करेंगे तो काशी का क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो ये बिंबिसार थे। बिंबिसार का जो पुत्र होगा बोला जाता है कि बिंबिसार का जो पुत्र होगा, और ये कौन से इसका थे समर्थक कौन से थे, तो इनका एक और नाम उपनाम आएगा। एक मिनट, उपनाम श्रेणिक आएगा। क्या नाम था, श्रेणिक। इन्हें श्रेणिक भी कहा जाता था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि भूमि को बांधने वाला, इस तरह के कई सारे नाम इनके लिए आए हुए हैं। तो ये हम मान सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इनके पुत्र के बारे में बात करें तो इनका जो पहला पुत्र होगा उसका नाम रहेगा आजाद शत्रु। ठीक है, इसे पितृहंता कहा जाता है या इसे कूनिक कहा जाता है। तो 2-3 नाम आएगा। इस वंश को ही पितृहंता वंश कहा गया है। अजात शत्रु को कोनिक कहा गया, क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के साम्राज्य को स्थापित किया था या प्राप्त किया था। उसके पीछे कई सारे रीजन बताए जाते हैं। जैसे वो माना जाता है कि बिंबिसार के अंतिम दिनों में यानी अपने शासन के समय में उनका संबंध एक आम्रपाली नामक जो वहाँ की नगर वधु थी उसके साथ था। और ये चीजें अजातशत्रु को पसंद नहीं आई क्योंकि अजातशत्रु भी कहीं ना कहीं पसंद करता था उनको, कई सारे किताबों में देखा गया। या कई जगह ये माना जाता है कि अजातशत्रु जो है वो वैशाली को जीतना चाहता था, वैशाली गणतंत्र को जीतना चाहता था। और उसी वैशाली की ही थी अम्रपाली। तो कई सारे इसमें तथ्य हैं, विवादास्पद है जो कि पूरी तरह से। तो अजातशत्रु के बारे में बोला जाता है कि इसने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। और अजातशत्रु शुरू में जो था वो बोला जाता है कि जैन मत का था, लेकिन बाद में जाकर के बौद्ध धर्म को अपनाएगा। और बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके महामंत्री होंगे महाकश्यप, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में होगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ आप लोगों को याद करने में आसानी। तो हमने देखा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो है उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति होगी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होगा कब, 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष हो गए महाकश्यप। महाकश्यप, और कहाँ पे होगा, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, तो ये था, हमने इसको देखा। अजातशत्रु को बोला जाता है कि इसने, इसका मंत्री रहता है अजातशत्रु का जिसका नाम रहेगा वस्कार। और वस्कार ने 8 साल तक प्रयास किया, किस लिए, बज्जी संघ की एकता को तोड़ने के लिए। इसने अपने मंत्री को
लिच्छवी भेजा यानी बज्जी भेजा, और भेज करके वहाँ 8 साल रहा। वो 8 साल की कड़ी तपस्या के बाद उसने बज्जी संघ की एकता को तोड़ा। बज्जी संघ क्या था? 8 गणराज्यों का एक संघ था, यानी 8 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक गणराज्य बना हुआ था, और उसको तोड़ने के लिए इसने अजातशत्रु ने उसको भेजा। और उसके बाद जब जैसे ही बज्जी संघ की एकता टूटेगी, बसकार अजातशत्रु को खबर देता है, और अजातशत्रु सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक छावनी बनाएगा, और वहीं से युद्ध होगा। प्राचीन इतिहास में पहली बार ये ऐसा युद्ध होगा जिसमें रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग होगा। महाशिला कंटक क्या होता है? आपने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाता होगा कि एक ऐसे बॉल नुमा संरचना होती है चेन से बंधी हुई, जिसमें इस तरह से नोकीले पॉइंटेड निकले होते हैं, और उसको घुमाया जाता है, और एक बार किसी को थोबड़े पे लगा तो खत्म। वो महाशिला कंटक था। रथमूसल यानी कि पहाड़ों से बड़े बड़े हाथियों से बंधी हुई चट्टानों को फेंका जाता था। वो चट्टान ऊंचाई से लुढ़कते हुए आते थे और जितनी सेना थी उनको दबा देते थे। तो ये युद्ध जो था प्राचीन इतिहास का सबसे अभी तक का सबसे भयानक युद्ध माना जाता था उस समय तक का। हालांकि उसके बाद फिर कलिंग होगा और भी कई सारे युद्ध होंगे, लेकिन उस समय का जो सबसे भयानक युद्ध था ये यही युद्ध था, जब बज्जी संघ की एकता को तोड़ेगा और उसे जीत करके मगध साम्राज्य में शामिल कर लेगा। उसके बाद हालांकि ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अजात शत्रु के बाद से जो शासक होगा उसका नाम रहेगा उदयन, और वो अजात शत्रु का पुत्र होगा, और उसे बोला जाता है, उसे भी पितृहंता बोला जाता है या कुनिक बोला जाता है, क्योंकि उसने अजात शत्रु को मार के गद्दी पे बैठा। तो ये कोई नई बात नहीं थी। जैसे हम लोग जब मुगलों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि उसने तो अपने पिता को ही मार के बैठा, नहीं, इतिहास गवाह है। और प्राचीन इतिहास से लेकर मेडावल तक आप देखोगे कि राजा मतलब कुछ नहीं होता, जाति मतलब कुछ नहीं होता, धर्म मतलब कुछ नहीं होता। होता क्या है? सत्ता। सत्ता की लड़ाई होती थी, न जाति की, न धर्म की, न किसी व्यक्ति की। वो सत्ता का युद्ध होता था, और सत्ता के युद्ध में सब कुछ जायज होता था। तो इस तरह की चीजें चलती है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि कभी भी इतिहास धर्म के चश्मे को लगा के मत पढ़िए। आप उसे देखिए कि क्या एक्चुअल रीजन क्या थी उसके पीछे, ठीक है। तो जो इसका पुत्र होगा अजातशत्रु का, उसके उसका नाम रहेगा उदयन, ठीक है। उदयन राजा बनेगा। उदयन जो है राजा बनने के बाद से बोला जाता है कि उदयन के शासक बनने के बाद से इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, फिर बाद में जैन धर्म को अपना लेगा। और इसका विवाह जो है उदयन राज की एक इनके ऊपर नॉवेल भी लिखी गई है, मालविका अग्निमित्रम में इनका उल्लेख है। और भी एक नाटक है, और इनकी पत्नी का नाम वात्सना राज रहता है, जो कि वत्स महाजनपद की राजकुमारी रहती है। तो अजात शत्रु को मार करके उदयन राजगद्दी पे बैठेगा। और उदयन ने ही उस पाटलिपुत्र छावनी को पाटलिपुत्र शहर के रूप में कन्वर्ट किया और उसे अपनी राजधानी में बनाया। यानी अगर आपसे सवाल पूछे कि मगध की प्रथम राजधानी या बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी राजगीर थी। अजात शत्रु के समय में भी राजगीर थी, लेकिन उदयन जब आएगा तो अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र कर देगा, ठीक है। तो पहला ऐसा शासक था जब इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। तो हमने ये 3 वंश को देखा। उदयन का जो 3 पुत्र होंगे, उदयन के बारे में बोला जाता है कि इसके 3 पुत्र होंगे। कौन कौन से होंगे जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक होगा अनिरुद्ध, ठीक है। दूसरा होगा मुंडक, और तीसरा होगा नागदशक। नागदशक नागदशक हर एक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या शिशुनाग नामक व्यक्ति कर देगा, और इसको मार करके खुद गद्दी पे बैठ जाएगा, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देगा। तो अगले वाले सीरीज में हम लोग शिशुनाग वंश और धनानंद जो नंद वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चा लोग।